हेलो गाइस, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आपका फिर से टीचर सेट बाय टारगेट बेस्ड प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि जब कभी अपने पास एंगल वाला क्वेश्चन जब कभी आता है, एंगल वाला क्वेश्चन जब अपने पास जब कभी भी आता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों एंगल्स जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है उनको अलग अलग जोड़ लेते हैं, फिर जो ज्यादा है उसको अपन कर लेते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे, देखो क्या हो रहा है। पूर्व में देख रही है, सबसे पहले लड़की कहां देख रही है, पूर्व में, मतलब इस दिशा में क्या कर रही है, वो देख रही है पूर्व दिशा की ओर, उसका फेस है सबसे पहले। फिर क्या हुआ, एक लड़की का मुख पूर्व दिशा की ओर है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो मामावर्त दिशा, मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, सी टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 225 डिग्री है ना, क्लॉकवाइज। एंड देन 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है, 135 डिग्री, 135। तो अगर बात करें अपन क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने हमेशा कहा यहां पर दो ही वैल्यू दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज की भी एक वैल्यू है और क्लॉकवाइज की भी एक ही वैल्यू है। तो एक्सप्रेशन करते कैसे हैं, हमेशा अपन क्या करते हैं, टोटल ऐड कर लेते हैं, क्लॉकवाइज का सारा, एंटी क्लॉकवाइज का सारा। हालांकि यहां पर एक एक वैल्यू है, तो यहां पर आप देखो ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है। और ज्यादा कितना है, 225 में से क्या माइनस कर देंगे, 135। तो टोटल 90 डिग्री को, 90 डिग्री बेसिकली इसको फाइनली जो घुमाना है वो 90 डिग्री घुमाना है, और कौन सी डायरेक्शन में, जो ज्यादा है उधर घुमाना है। तो ज्यादा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है कितना, 90, तो इधर मूव कर रही है, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस एस डब्ल्यू, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री पे। तो ये पूर्व में है, जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर ये पूर्व है तो ये कौन सी है, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्थ इज द आंसर, उत्तर इसका आंसर है। आप सभी ने आंसर उत्तर दिया होगा, जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनने इस प्रश्न का उत्तर नॉर्थ दिया होगा। ये पहला प्रश्न था उस सीरीज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर करो कि यहां पर सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, और वो 15 प्रश्नों को अपन बहुत अच्छे से कवर करने वाले, और ये 15 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व था 90 डिग्री का चेंज होगा एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। तो ये हो गया पहला आंसर, नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन जो अपने पास आया है, दूसरा क्वेश्चन एक वेन डायग्राम का आया है। कल आप बताइएगा क्या ऐसा वेन डायग्राम, अपन 2 वेन डायग्राम 3 वेन डायग्राम कल मैंने आपको कराए थे, उसमें ऐसे बॉक्स वाला भी था। मैराथन संख्या 1 में ऐसा सेम प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, मिला है और मिलाएगा ही। तो देखो यहां पर क्या है प्रश्न, तो वेन डायग्राम का ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। आगे एक प्रश्न और है जो वो भी अच्छा प्रश्न आया है। तो देखो क्या है, यदि त्रिभुज जो है ये दिखाता है किसको, पुरुषों को। यह दे रखा है कि यदि त्रिभुज दिखाता है किसको, पुरुषों को, आयत दिखाता है किसको, शिक्षित को। यह आयत है यहां पर, और यह दिखाता है किसको, शिक्षित को, मतलब जो एजुकेटेड है उनको दिखाता है। व्रत नियोजित को दिखाता है, व्रत नियोजित का मतलब यहां पर हो गया है आपका सर्कल रिप्रेजेंट एम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड यानी रोजगार वालों को दिखाता है ना, एम्प्लॉयड को दिखाता है भाई, एम्प्लॉयड को दिखाता है, या फिर रोजगार को, या कार्यरत है, यू कह दो, है ना, कार्यरत है, कार्यरत ज्यादा सही है, ये कार्यरत वाले, ठीक है। और वर्ग दिखाता है किसको, विवाहित को, वर्ग दिखाता है किसको, विवाहित को, ठीक है। प्रश्न ध्यान समझेंगे, प्रश्न दिखाता है, ये वर्ग दिखाता है विवाहित को। तो उस संख्या की पहचान करें जो उन पुरुषों को दर्शाती है, पुरुष आने चाहिए, उन पुरुषों दर्शाती है जो शिक्षित हो, कार्यरत हो, पर विवाहित नहीं हो, विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं है, विवाहित का मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो ये बॉक्स आपका सर्कल वाला, ये सर्कल के अलावा ये वाला बॉक्स जो आपका स्क्वायर वाला बॉक्स जो है, ये तो आना ही नहीं चाहिए, मना कर दिया। क्या कहा यहां पर, अविवाहित हो, क्या हो, विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं हो, बस बाकी 3 आना चाहिए, शिक्षित हो, कार्यरत हो और पुरुष हो। तो तीनों में आना चाहिए। तो आपका ट्राइंगल में भी आना चाहिए, इस रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, और सर्कल में भी आना चाहिए। तो ऐसा एकमात्र नंबर जो दिख रहा है अपने को, ऐसा एकमात्र नंबर जो, इसमें तो इसके ऊपर चलेगा सारा, ये तो आ नहीं सकते, इसके ऊपर, है ना। तो अब तीनों में आना नंबर कौन सा दिख रहा है, आप सभी को यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 5 जो है वो आपका ट्राइंगल में भी आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट में भी आ रहा है, और इधर में भी आ रहा है। तो 5 इज द आंसर। तो आप सभी ने उत्तर 5 किया होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है, आंसर इज 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर कितना है अपना, 5 है, जो सेकंड आपका प्रश्न था, ठीक।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। बिल्कुल 5-5, कितना सिंपल, कितना ठीक प्रश्न आया। सिंपल तो कुछ भी नहीं होता एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है, बट फिर भी अपने जो प्रश्न डिस्कस किए हैं अलग अलग समय में, वैसे ही प्रश्न देखने को मिले हैं। और यहां पर फिर से एक बार प्रश्न आ चुका है, फिर से एक नया प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न आपके पास कथन और तर्क का है। कल भी मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न जरूर आएगा, वो कथन व निष्कर्ष का है, कथन व, क्योंकि 15 प्रश्न नहीं है। तो अभी कथन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। जैविक यानी कार्बनिक पदार्थ फसल के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही है? तो ऑर्गेनिक खाद, अपन सब कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद ऑर्गेनिक खाद ऑर्गेनिक खाद बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है, फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैविक यानी कार्बनिक यूरिया की जगह कार्बनिक खाद जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अच्छा होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और क्यों है? क्योंकि उसमें खनिज लवण होते हैं, पोषण तत्व होता है, अपन कहते हैं। तो जो जैविक या कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में खनिज छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर दोनों ही कंप्लीटली सही है, और यह तर्क इसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यह कह रहा है कि जैविक जो है कार्बनिक पदार्थ जो फसल के लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो जैविक या कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में खनिज लवण को छोड़ते हैं जो फसल के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कि यहां पर जैसे प्रश्न अपन ने किए थे वैसे ही प्रश्न देखने को मिले हैं। और अभिकथन और तर्क या कारण, अभिकथन और कारण भी यहां पर आ सकता है असर्शन एंड रीजन के रूप में भी। और एक ही प्रश्न की अपने को चिंता थी, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट नहीं पूछ ले, जैसे कि अपने प्रिंसिपल के एग्जाम में और पीजीटी के एग्जाम में 2 साइंटिफिक फैक्ट पूछ लिए थे, 20-20 क्वेश्चन आए थे, पहले 10 आए थे फिर 20 आए थे। तो उसमें साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया, किसी हार्मोन के बारे में कोई बात हो, लेकिन ये सामान्य जनरल बात पूछी है। और मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि सामान्य बात अगर पूछी जाएगी तो आप सबके लिए इजी रहेगा। तो ये प्रश्न मैं कमेंट सेक्शन में भी देख पा रहा हूं, जिन्होंने एग्जाम बाकी है वो भी, जिनके बाकी एग्जाम हो गया है वो भी आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये कंप्लीटली सही है। तो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है, और जनरल जिनके बारे में सभी को जानकारी होती है वही आपका अभिकथन और कारण या तर्क के अंदर सवाल आया है। बड़ा अच्छा सवाल आया, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है ताकि गलत हो, बड़ा अच्छा सवाल आया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या? तो ये इसी का है, इंग्लिश वाला वर्जन। लेट्स मूव ऑन। चलिए, तो अब बताइए 5 लड़कियों वाला क्वेश्चन। कल की मैराथन क्लास में बहुत सारे प्रश्न अपन ने इससे संबंधित किए थे। सीटिंग के कम से कम 5 सवाल मैंने कल कराए थे, उसमें से एक सवाल ऐसा भी था। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। कल एग्जाम में आपका अरुणा, बस आप इस पेपर को देख लीजिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाले एग्जाम इसी पर आधारित होने वाले, है ना। अपन ने सारा एनालिसिस कर लिया, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ठीक क्वेश्चन है, जैसे अपन ने प्रैक्टिस करी है वैसे ही है। मैं फिर इजी शब्द का इस्तेमाल में कमी नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी इजी नहीं होता है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। यहां खड़े होकर बोलना आसान है, वहां पेपर देना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं इस बात को अच्छे से। दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी है, बट जो अपन ने प्रैक्टिस करी है वैसे ही प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते क्या है। देखो, 5 लड़कियां RPSTQ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर, है ना, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई है। किंतु वे उसी क्रम में नहीं बैठी, कोई बात नहीं। अब यहां से पहली लाइन शुरू होती है, पी आर के बाईं ओर बैठी है, पी आर के बाईं ओर। तो पी जो है वो आर के कहां बैठी है? बाईं ओर। तो ये आर बैठा है, इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा? इधर। तो पी आर के आई ओर बैठी है, पी आर के बाईं ओर बैठी है। अगला, क्यू टी के दाईं ओर, क्यू टी के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर बैठी है ना। तो पी के बाईं ओर क्यों बैठी है? क्यू टी के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर। तो पी बैठा हुआ है, इसके बाईं ओर क्या बैठा दिया? क्यू को, और टी के कहां बैठी हुई है? दाईं ओर। तो टी के दाईं ओर हो गई क्यू, और पी के बाईं ओर हो गई क्यू। क्लियर है? तो क्यू टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर, और पी के बाईं ओर हो गई। लास्ट में आर एस के बाईं ओर बैठी है, जो ये आर बैठा है ना, ये एस के बाईं ओर बैठी है, तो ये बायां हो गया। आर एस के बाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो बीच में कौन बैठा है? यहां पर दिख रहा है आपको, पी कहां बैठा हुआ है? बीच में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है प्यारे बच्चों क्या है? पी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पी। इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? पी। बिल्कुल, मैं आप सबकी स्थिति से वाकिफ हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ चुका है? पी। इससे पहले आपने देख चुका, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, इससे पहले अपन आंसर देख लिया था, नॉर्थ था, फिर अपना 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न आ चुका है। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या कहता है? ये प्रश्न संख्या 5 थी आपके पेपर की, और क्या कह रहा है? किसी कक्षा X में 6 छात्र ABCDF की लंबाई क्या है? अलग अलग। तो ये ऑर्डर का प्रश्न है। अब देखो प्रश्न शुरू हो रहा है यहां से, क्या डी केवल
3 छात्रों से छोटा है, डी केवल 3 छात्रों से छोटा है, टोटल 6 छात्र, 1 2 3 4 5 6, और बात यहां पर आ चुकी है डी केवल 3 से छोटा है, बाकी 2 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर कोई लोग है अपने को नहीं पता, लेकिन डी केवल 3 छात्रों से छोटा है, तो डी को अपन ने 3 से क्या कर दिया, छोटा, डी को यहां पर 3 से छोटा कर दिया और 2 से बड़ा कर दिया। डी केवल 3 छात्रों से छोटा है। अगला है एफ ए से लंबा है, तो एफ लंबा है किससे, ए से, पहली लाइन, किंतु F इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन ए, है ना, किंतु ए से छोटा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नहीं यार, है ना, कुछ गड़बड़ है। F इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन ए, थोड़ा सा, है ना, एक सेकंड, पेपर में थोड़ी टाइपिंग, क्योंकि हमने पेपर को टाइप करवाया है तो टाइपिंग में थोड़ी समस्या हो सकती है। 1 मिनट का आप इंतजार करना, मैं थोड़ा पेपर देख लेता हूँ, पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइपिंग में इशू है, 1 सेकंड आप रुकिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर है 6 छात्र ए बी सी डी, डी केवल 3 छात्रों से छोटा है, एफ ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है ना, किंतु ई से छोटा है, यहां पर किंतु ई से छोटा है ना, शॉर्टर देन ई है यहां पर, ठीक है। ठीक है, तो आ जाते हैं, देखो फिर से यहां से, एफ ए से लंबा है, तो एफ को ए से लंबा कर दिया, किंतु ई से छोटा है, तो इसका मतलब एफ से बड़ा कौन हो जाएगा, ई से छोटा हो गया। ए डी से लंबा है, ए जो है ये किससे लंबा है, डी से लंबा है। तो बस जैसे ही अपने को डी मिला, तो डी से लंबा कौन है, ए से लंबा कौन है, एफ से लंबा कौन है, ई, और सबसे बड़ा क्या पूछा है आपसे, बी समूह में सबसे छोटा नहीं है, बी समूह में सबसे छोटा नहीं है, तो बी कहां आ जाएगा, यहां पर, और लास्ट में कौन बचेगा, यहां पर सी। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा छात्र सबसे लंबा है, कौन सा छात्र सबसे लंबा है। देखो यहां पर स्टूडेंट ने आंसर करना भी शुरू कर दिया है, तो सबसे लंबा छात्र यहां पर कौन है, यहां पर देख पा रहे हैं, इट इज व्हाट, ई जो है वो सबसे लंबा छात्र है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का ठीक प्रश्न आया है ना, कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर से मैं ये कहूंगा कूल माइंड से करना है। जिनके एग्जाम कल है ध्यान देना, प्रश्न इजी ही आएगा, बट अपने को प्रेशर में नहीं आना है। अगर आगे इससे पहले जो भी आपके सेक्शन खुले हैं वो प्रश्न कैसे भी हुए हो, लेकिन रीजनिंग आपको हमेशा आगे रखेगा, इसलिए आपको बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है। अगर आगे 2-4 प्रश्न गलत सही हो भी गए हैं, नहीं भी आए हैं, तो उसका प्रेशर यहां लेकर नहीं आना है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अपने 5 प्रश्न देखे हैं और आप सभी के आंसर पूरे में से पूरे कंप्लीट सही आए हैं, इसलिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, है ना, इक्वलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद एक सामान्य सा प्रश्न अपने को देखने को यहां पर मिला है। क्योंकि सामान्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ब्रेक नहीं है, अगर स्टेटमेंट में ब्रेकअप होता तो दिक्कत हो सकती थी, पर यहां पर तो ब्रेकअप है ही नहीं, डायरेक्ट चलेंगे अपन किस पे, कंक्लूजन पर। इसमें कंक्लूजन कह रहा है क्या, कि ई बड़ा है किससे, एफ से। क्या कह रहा है, ई बड़ा है किससे, एफ से। अब बताओ क्या ई बड़ा है क्या, तो ये रहा ई और ये रहा एफ, तो मुझे ई को बड़ा करना है, ई की तरफ गेट खोलना है, खोलता हूं गेट, तो ई से जाना है मुझे एफ तक, गया, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही यहां पर गया गेट बंद, जैसे ही यहां पर गया गेट बंद, यानी ई और एफ के बीच में गेट बंद है। ई और एफ के बीच में गेट क्या आ रहा है, देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये गेट यहां पर क्या आ रहा है, बंद, ये गेट जैसे यहां बंद है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, हाँ या ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। और मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बात है, आंसर आप लगाना शुरू कर दिया आप सबने। ठीक है, तो यहां पर ई और एफ के बीच में गेट बंद है, इसलिए कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा है आर इज ग्रेटर देन आई, तो मुझे जाना है आर से कहां पर, आई की तरफ, तो आर की तरफ गेट खुला हुआ है, बराबर, गेट खुला हुआ, बराबर, गेट खुला हुआ है, सबसे बड़ा गेट भी मुझे मिल रहा है, इसका मतलब आर से आई तक जाया जा सकता है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ, बराबर, गेट खुला हुआ, बराबर, आई तक पहुंच गए, सबसे बड़ा गेट खुला हुआ है, ये वाला कंप्लीटली, ये वाला कंफर्म सही है। जिन्होंने एग्जाम दिया है बता दूं, आप सबने ऑप्शन यही दिया होगा, ओनली सेकंड इज ट्रू प्यारे बच्चों। तो जिनको शाम को एग्जाम है, कल एग्जाम में तैयार रहना, प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। इक्वलिटी प्रश्न जरूर आएगा, ब्रेकअप के साथ भी आ सकता है, ब्रेक मतलब स्टेटमेंट 2-3 पार्ट में स्टेटमेंट हो सकता है आपके पास, लेकिन ये सिंगल स्टेटमेंट में आया है, अच्छा ही प्रश्न आया है। ठीक है, आप सभी आंसर बता रहे हैं ओनली टू। फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर करो, है ना, बीपी लो बीपी लो नहीं करना है, नहीं करना है, बताओ नया क्या है,
आप बताओ, आपने 6 क्वेश्चन देख लिए, 6 में से एक भी क्वेश्चन आपको, रीजनिंग का टेंशन आप छोड़ दो, आपने इतनी रीजनिंग पढ़ी है इस प्लेटफॉर्म पर, इतनी क्लासेस आपने रीजनिंग की ली है, आप निश्चिंत रहे, बस जो पढ़ा है वही आपको दिखने वाला है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे बीपी बढ़ रही है, क्या क्या कह रहे हो आप, ऐसी बात कैसे कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आप मत घबराएं एग्जाम से, एग्जाम परीक्षा का मतलब ये आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना होगा, मत घबराएं, मत डरें। ये सारे प्रश्न अपने एग्जाम में, अब बताओ इससे बहुत मुश्किल मुश्किल किया अपन ने, तो ये तो काफी आसान दिख रहा है ना, 5 और 6 क्वेश्चन से बहुत किए अपन ने, नहीं करना है, एग्जाम प्रेशर में नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश का डर नहीं होगा, आप डरोगे तो डराएगा, आप डरोगे तो सब्जेक्ट आपको डराएगा, आपको डरना नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहे, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन सही करने हो जाएंगे, 10 में से 4 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, पैनिक हो गए तो गलत हो सकता है सवाल, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, मैं कर लूंगा कर लूंगी, है ना, घबराना नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन व्हाट, क्वेश्चन नंबर बेस्ड है किस पर, ये बेस्ड है आपका ब्लड रिलेशन पर, ब्लड रिलेशन का ठीक प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न आया है, देखते क्या है ना। लड्डू खाने का इंतजार जरूर करूंगा मैं आप सभी का, है ना, इंतजार है मुझे उस दिन का जब आप लड्डू लेके उदयपुर जयपुर जहां भी आप पधारेंगे, मैं स्वागत तैयार रहूंगा आपका। देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, आर के पिता बी के इकलौते पुत्र और पी के भाई, देखो कितनी बढ़िया, एक ही लाइन में सारा कुछ क्लियर। आर के पिता, तो ये आर कहीं है, इसके पिता, ये आर के पिता हो गए, ये बी के इकलौते पुत्र, ओनली चाइल्ड ऑफ बी, ए है ना, क्या देखो, आर्स फादर, आर के पिता, इज द ओनली सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ पी, मतलब आर के पिता बी के इकलौते पुत्र है और पी के भाई हैं, तो पी के भाई हैं तो इसका मतलब पी यहां पर क्या होगी, क्योंकि इकलौते पुत्र कह दिया, पी के ये भाई हैं, माना कि ये पी के भाई हैं, तो ये पी इसकी क्या होगी, बहन, क्योंकि यहां पर बात है किसकी, इकलौते पुत्र की, मतलब आर के पिताजी जो है वो बी के इकलौते पुत्र है, ठीक है। अगले, ए बी की बेटी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी ए बी की बेटी है, तो इसका डेफिनेटली इसकी वही क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ए बी की बेटी है और क्यू की सिस्टर है, क्यू की क्या है, सिस्टर, तो ये इसकी सिस्टर ही होगी, क्योंकि उसने कह दिया है इकलौता पुत्र, तो बाकी सब यहां पर क्या होने वाली है, फीमेल। तो क्या पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो अब देखो आप पी और क्यू कैसा बन रहा है, पी और क्यू कैसा बन रहा है ना, पी और क्यू, तो देखो यहां पर पी और क्यू सभी एक ही साइड में आ रहा है, तो देखो ये यहां पर क्या है इसका, ये इसकी बहन है, ये दोनों बहन हैं, तो आपस में भाई बहन हो रहे हैं, क्योंकि एक ही जनरेशन के अंदर है, ये सब बी की संतानें हैं, उसमें एक ही पुत्र है, बाकी सब क्या है, पुत्रियां, तो पी और क्यू आपस में क्या हो जाएगी, सिस्टर, क्या हो जाएगी बताओ, देखे सिस्टर, एक ही जनरेशन पर है ना, नीचे होती तो अपन भतीजा भतीजे कुछ करते, ऊपर होता तो माता पिता करते, यहां पर तो सिस्टर, आंसर सिस्टर, और मैं देख पा रहा हूं आप सभी के आंसर सिस्टर ही होंगे, यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, तो आंसर इज व्हाट, सिस्टर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सिस्टर, है ना, तो ठीक प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 फिर से पॉइंटिंग वाला है, इशारों ही इशारों में बात हो गई है यहां पर, और इशारे वाला प्रश्न आ चुका है, ठीक प्रश्न आया है, बहुत मुश्किल नहीं आया है। फिर देखते हैं क्या है, इशारों में क्या बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ जेंटलमैन, है ना, सुमन सोनिया बात कर रही है एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए, सोनिया ने क्या कहा कि उनकी एकमात्र बेटी मेरे बेटे के पिता की बहन है। सज्जन का सोनिया से क्या संबंध है, सज्जन क्या कह रहा है, देखो, है ना, तो यहां पर सोनिया है, कोई सोनिया है, वो कह रहा है कि his only daughter is only, देखो शब्द जानना, his only daughter is the sister of my son's father, तो सोनिया के सन के फादर, तो सोनिया के सन के फादर जो होंगे वो सोनिया के पति हो जाएंगे बेसिकली। सोनिया का पुत्र के पिता सोनिया के हस्बैंड हो जाएंगे, तो his only daughter, वो सज्जन की, कोई सज्जन है यहां पर, मान लीजिए कोई सज्जन है यहां पर, कोई सज्जन है यहां पर, है ना, हिज का है यहां पर, हिज मतलब मेल है, his only daughter, है ना, is the sister of my son's father, my son's father, तो इनकी सिस्टर है कौन, इनकी बेटी, तो ये ओनली बेटी की बात हो रही है, तो ये बेटी इनकी है, तो ये इसका बेटा हो जाएगा, ये बेटे की बहू, तो सज्जन इसके क्या लगती है, बेटे की पत्नी बहू लगती है, और बहू के ये क्या लगते हैं, ससुर, क्या लगते हैं, ससुर, बताओ देखिए आंसर क्या आएगा, ससुर, फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी, ससुर, हाँ है ना, ससुर जी। चलिए तो यहां पर बिल्कुल सही बात है, तो क्या कहा इसने कि सोनिया ने कहा कि एक सज्जन जो है ना, उसकी इकलौती बेटी, सज्जन की इकलौती बेटी ये रही, ये क्या लगती है, मेरा जो बेटा है ना, बेटा उसके पापा की बहन है, तो सोनिया का बेटा
के पापा, सोनिया के हस्बैंड, सोनिया के हस्बैंड की बहन, उसकी नड़न, तो सोनिया के पापा सोनिया के क्या लगेंगे? ससुर, हाँ है ना, ससुर ससुर ससुर, बहुत बढ़िया, ससुर ससुर, फादर इन लॉ, है ना, अगर कहें इंग्लिश में कहें फादर इन लॉ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, ससुर जी आंसर आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन संख्या 9 पर, और देखते हैं क्या है। नेट का कॉपी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आप देख पा रहे हैं, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न आए प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न सीटिंग से आए हैं, 2 प्रश्न, एक प्रश्न पजल्स का है। तो देखते हैं यहां पर आंसर देखेंगे क्या कह रहा है। उस आरेख को पहचानो जो अम्ल, क्षार और रसायनों के बीच में शानदार संबंध को दर्शाता है। अम्ल, क्षार, यहां पर बात करेंगे एसिड, बेस एंड केमिकल्स। क्या एसिड, अम्ल व क्षार है, उनके आपस में कोई समानता नहीं है। अम्ल व क्षार अलग अलग होते हैं, है ना, आप सबने पढ़ा होगा। अम्ल, एसिड अलग चीज होती है, अम्ल अलग चीज है, क्षार अलग चीज है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अम्ल अलग है, क्षार अलग है, पर दोनों ही रसायन है, दोनों ही क्या है, रसायन है, दोनों ही केमिकल्स के ही पार्ट है। तो अम्ल और क्षार जो हैं वो डेफिनेटली रसायन के ही भाग हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में कोई प्रॉपर्टी मिक्स मैच नहीं है। तो यहां पर फिर से रसायन से बाहर नहीं जा सकता कोई भी भाग, यहां पर तीनों के आपस में मिला दिया, अम्ल क्षार आपस में नहीं मिल सकते, अम्ल क्षार अलग अलग है, बट बोथ द पार्ट ऑफ केमिकल। तो ऑप्शन नंबर डी, आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, आप सभी है ना, बिल्कुल। तो आप सभी का आंसर नंबर डी आया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बहुत अच्छे से आपने आंसर कर लिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है सीरीज का, और मैंने कहा था दावा वादा दोनों आपसे, दावा और वादा दोनों मैंने आपसे किए थे। मैंने कहा यही सीरीज कल आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार की, और यही सीरीज आपके एग्जाम में आ गई है। अब इसका आंसर भी अपन यहां पर देखेंगे, और मैंने आपसे कहा था इसका आंसर कैसे करते। तो 4m3 6o7, ये ओ है ना, 607 नहीं है, ये 6o7, फिर 8q 17, फिर 12u 31 है, ये एक ही यहां पर पूरा है ना, डबल नहीं है, एक ही है बस यहां पर, है ना, 12 14 यू। तो मैंने आपसे कल भी आपसे कहा था, आज भी आपसे कह रहा हूं, है ना, हाउ मेनी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आर देयर, है ना। चलिए फटाफट क्लास का लिंक को शेयर करो, शानदार सॉल्यूशन करा रहा हूं, है ना, पहली बार एग्जैक्ट 100% सही सॉल्यूशन होगा, 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन होगा। जब कभी आपके आंसर के आए मिलान करना, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो फटाफट से क्लास का लिंक को शेयर करो, आ जाओ चेक करते हैं। मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि ऐसी सीरीज जब कभी होता है तो अपन फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मिलाते हैं। तो यहां पर 4 से बन रहा है 6, 6 से बना है 8, तो अगला क्या बनेगा 10, 4 से बना 6, 6 से बना 8, 8 से क्या बनेगा 10। तो ऑप्शन 10 दिख रहा है, 3 जगह ऑप्शन में 10 है। चलिए सेकंड पे चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर का नंबर से, दूसरा देखो एम के बाद क्या आया ओ के बाद क्या आया क्यू, और क्यू के बाद क्या आएगा। तो आप सभी जानते हैं एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, उसका है 19, दो का गैप चल रहा है ना। तो 19 किस पे आता है भाई, क्यू के बाद 19 पे क्या आ जाएगा एस, तो 10s, इन दोनों में आंसर बनेगा। लास्ट नंबर और देखना पड़ेगा, 3 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 13, तो यहां पर क्या आएगा देखिए, 3 के बाद प्लस कितना हुआ है 4, फिर कितना हुआ है 6, तो अब कितना प्लस होगा 8, तो 13 और 8 कितना होता है 21, 10s21, 10s21 ऑप्शन नंबर ए, 10s21 इस क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर सही है। और आगे चलाने वापस, तो 10 के बाद क्या आता है 12, एस के बाद क्या आता है 2 प्लस करने पे यू, और 10 ऐड करो 31, आगे सीरीज कंप्लीट बन रही है। तो अपना आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 10s21, 10s21। क्या बताओ, ऐसे जिन्होंने कल मैराथन अटेंड करी थी, बताओ ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था मैं सीरीज अगर आएगी तो यही प्रश्न आएगा, सीरीज अगर आएगी तो यह प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले थे, और मैंने आपसे कंफर्मली कहा था कि इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे हो चुकी थी आपकी, लेकिन कहा कि आप ध्यान रखना फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल की मैराथन से आपको बिल्कुल लास्ट वाला किए नहीं, रानी खाना भी कराएंगे लास्ट वाला, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। यस कहा था अरुणा जी के सर, आपने कहा था, है ना। अरुणा जी इस प्लेटफॉर्म से लगभग पिछले 4 महीने से जुड़े हुए हैं। आशा पाल मैं देख पा रहा हूँ, हजरत आप सभी के रानी, है ना, मैं आप सभी के नाम भी देख पा रहा हूँ, विजय, वैभव बनवाल, काफी 2-4 मतलब काफी टाइम से आप भी जुड़े हुए। डबल लाइन या सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन, ये मैंने क्या कि पेपर से टाइप कराया है ना, हमारी टीम ने क्या इसको टाइप कर दिया
इसलिए ताकि अच्छे से आपको दिख सके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सभी सब कुछ वही है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से आ चुका है, क्या बताओ, कल अपन ने इस प्रकार का एक प्रश्न देखा था, हो ना, और अच्छा प्रश्न, और मैंने वो आप कल की मैराथन चेक कर लेना, ये प्रश्न आपको दिखेगा, उसमें ई और जी साथ में बिठाए थे मैंने, हालांकि यहाँ पर 2 लोग साथ में बैठ गए, थोड़ा और आसान करके दिया है, अपन ने थोड़ा सा ठीक किया था। तो प्रश्न क्या कर, देखो, 6 boy MNOPQR सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 6 लड़के हैं भाई, 6 लड़के हैं, आ जाओ 6 को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लड़के बैठे हुए हैं, और 6 boys MNOPQR सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब क्या कह रहा है, M and O आर सिटिंग टुगेदर, M और O एक साथ बैठे हैं, बाद में बिठाएंगे पता नहीं है अभी। P और R भी एक साथ बैठे हैं, कल मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें E और G को मैंने साथ में बिठाया था, है ना, तो यहां पर 2 लोग साथ में आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहला यहां शुरुआत करते हैं, R Q के बाईं ओर बैठा है, तो मैंने हमेशा कहा अंदर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, जब अंदर देखेंगे तो लेफ्ट और राइट आपको अच्छे से पता है, ये लेफ्ट बनेगा वो राइट बनेगा, तो क्या कह रहा है, R Q के बाईं ओर बैठा है, तो R जो है ना वो Q के बाईं ओर, तो पहले अपन Q को बिठा देंगे, फिर यहां पर क्या बैठा है, R, क्योंकि R Q के बाईं ओर बैठा है, R Q के बाईं ओर बैठा है। फिर M और Q के बीच 2 लड़के बैठे हैं, M और Q के बीच 2 लड़के बैठे हैं, तो यहां पर ये पोजीशन जो है ना, थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं, ऐसा है ना, ताकि अपने को आसान रहेगा। तो यहां पर क्या बैठा था, अपना Q बैठा था, ठीक है, Q के बाएं में M हो गया, फिर अगला है Q के बाएं में R हो गया, M और Q के बीच 2 लड़के बैठे हैं, तो ये Q है, तो 1 2 यहां पर क्या बैठा हुआ है, M, Q और M के बीच में 2 लड़के बैठे हैं, बिठा दिया। अब अगला N O के बाईं ओर बैठा है, और P, तो बताना है P और O के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, पहले एक बात जानकारी अपने पास ये और है कि M और O एक साथ बैठे हैं, M और O एक साथ बैठे हैं, और P और R भी एक साथ बैठे हैं। अगर R की पोजीशन पता है, R की पोजीशन, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, P, क्योंकि P और R एक साथ बैठे हैं, P और R एक साथ बैठे हैं। फिर अगली लाइन, M और O एक साथ बैठे हैं, M और O भी एक साथ बैठे हैं, तो M यहां बैठ गया, इसके साथ में O को बिठाना है, उधर P बैठा हुआ है, तो O कहां बैठेगा, M और O साथ में बैठे। और लास्ट लाइन बैठ लेते हैं, N O के बाईं ओर बैठा है, तो ये N O के बाईं ओर बैठा है, तो ये N, ये O बैठा है, इसके बाईं ओर बैठा हुआ है ना, कितना सिंपल, बड़ा सिंपल आया है कि N O के बाईं ओर बैठा है, तो यहां पर अपना क्या बैठ जाएगा, N O के बाईं ओर बैठ जाएगा, खत्म हो गया है। प्रश्न है क्या, हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड O, P और O के बीच में कौन बैठा है, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा P, ये रहा O, P और O के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है, आंसर इज M, आंसर इज M। और बड़ा सुंदर लगा मुझे, आप सभी ने आंसर दे दिया है, प्रियंका जोशी आप भी हैं, बिल्कुल आप भी जुड़े, कंप्लीट, बिल्कुल मैं नाम देख पा रहा हूं, बिल्कुल है ना, मैं सबके नाम जानता हूं, तो आंसर इज M। तो M बेटा है, P और M O के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, भयंकर, क्या बात है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12 पर, और प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, ओके ओके ओके, सेलोक्स का मेरा फेवरेट प्रश्न आ चुका है, सिलोजिज्म का मेरा फेवरेट प्रश्न आ चुका है ना, तो 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, और इसकी प्रैक्टिस मैंने खूब करवाई है आपके, मेरा आज पढ़ाना सफल हुआ है ना, मेरा पढ़ाना सफल हो गया भैया आज, इसलिए सफल हो गया क्योंकि ये प्रश्न आ गया, और आपको यकीन नहीं होगा अभी इसका आंसर जब निकलेगा, आप आश्चर्य करोगे कि सर आपने विशेष बल दिया था इस वाले कॉन्सेप्ट पर, जनरल आपने बताया, सारे आपने बताया, लेकिन ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था कि ये तो आपको करना ही करना है, और इसको विशेष जानकारी रखना है। देखते हैं क्या प्रश्न है, उत्तर देखते हैं, आपको समझ में आएगा क्या चीज है। देखो स्टेटमेंट ये खत्म कर दो यहां से, फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, है ना, इसको छोड़ते हैं, ये पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है सम टेबल आर चेयर, क्या कह रहा है, सम टेबल आर चेयर, सेलोक्स का प्रश्न है, सम टेबल आर क्या है, चेयर, तो सम टेबल और चेयर में क्या है, कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, सम टेबल आर चेयर। फिर अगला है नो चेयर इज अलमीरा, नो चेयर इज अलमीरा, यानी चेयर और अलमीरा का कोई पार्ट कॉमन नहीं है, चेयर और अलमीरा में कोई भी संबंध यहां पर किया हुआ नहीं है ना। चलिए अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन, सम टेबल आर अर्मिला, सम टेबल आर अर्मिला, अलमीरा, टेबल ये है, अर्मिला ये है। मैं फिर कह रहा हूं डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नो वाला सही कर देते हैं इसमें कि नो टेबल इज अलमीरा। पीजीटी क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था
वीडियो पूरा सॉल्व कराया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था कि सर आपने इसको नो क्यों नहीं माना। अरे नो कैसे मान लूं, क्या डेफिनेट इसके अंदर है क्या कुछ, क्या डेफिनेट मना किया हुआ है क्या? ना तो डेफिनेट मना किया है ना डेफिनेट हाँ किया, दोनों ही क्या होंगे, गलत। देखो पहला क्या रखा है, सम टेबल आर अलमीरा, टेबल यहां है अलमीरा यहां है, दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो सम वाला क्या होगा, 100% गलत होगा। क्यों होगा 100%? क्योंकि संबंध है ही नहीं ना, तो ये हमेशा क्या होगा, गलत। सम टेबल आर अलमीरा, नहीं कह सकते कि कुछ पार्ट अलमीरा और टेबल कॉमन है या नहीं। और इसी प्रकार से दूसरा देखो, नो टेबल इज अलमीरा, ना तो अपन कह सकते हैं, ना तो हां कर सकते हैं, ना मना कर सकते हैं, ना हां कर सकते हैं ना मना कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत। क्यों गलत है? क्योंकि पता थोड़ी है, नो टेबल इज अलमीरा कैसे कह दें कि टेबल और अलमीरा का कोई पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। ना तो मना कर सकते, नो वाला भी नहीं कह सकते, हां वाला भी नहीं कह सकते। इसका मतलब दोनों ही क्या है, गलत। जब दोनों ही क्या हो, गलत, दोनों क्या हो, गलत, तो पहला आ गया नियम, दोनों गलत। और एलिमेंट क्या हो, सेम, एलिमेंट क्या हो, सेम, टेबल अलमीरा, टेबल अलमीरा, एलिमेंट क्या है, सेम। और तीसरा तीसरा सम प्लस नो का जोड़ी हो, सम प्लस नो की जोड़ी यहां पर दे रखी है। एक केस में आपके पास है सम, एक के पास है नो। जब तीनों ही कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए तो वहां पर आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों, बता दो फटाफट से, बता दो। आज मेरी मेहनत सफल हो गई, आज मेरी मेहनत सफल हो गई, आइदर और केस बता के, और ये एग्जाम में आ गया है ना, और ये एग्जाम में आ गया है ना, ठीक है। और ये एग्जाम में आ गया आइदर और। जिन व्यक्तियों ने शायद मेरे हिसाब से आइदर और का केस पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये बात तय है। आइदर और में बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन, तो कल शिफ्ट वाले प्यारे बच्चों तैयार रहना, आप भी ध्यान से करना, आइदर और की केस को देख लेना अगर है तो। नहीं कोई है ना, दोनों गलत होने चाहिए, एलिमेंट सेम, सम प्लस नो, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, तीनों में से कोई एक भी चलेगा। तो बताओ मैंने बताया कि नहीं बताया क्लास में? आइदर वाला केस आज मुझे मजा आ गया कि ये प्रश्न आ गया, बाकी सबने बताया होगा मुझे पता है, लेकिन मैंने स्पेशल आपको बताया था कि ये स्पेशल केस है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तब भी मैंने बहुत बार बार इनकी क्लासें लेके आपको समझाया था, ठीक है। तो उम्मीद है ना, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा इस प्रश्न को देख के कि ईएमआरएस के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइदर और वाला अच्छे स्तर के परीक्षा में आता है, लेकिन आपके पूछ लिया, चले अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न आ चुका है अपने पास फिर से, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास आ चुका है और इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन का प्रश्न आया है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और देखते हैं डायरेक्शन का प्रश्न कौन सा है। जब मैंने पेपर को देखा और वो प्रश्न देखा, बड़ी खुशी हुई मुझे, है ना, क्योंकि अब मेहनत सफल लग रही है। लेकिन कल आप जब पेपर दे दोगे, जो टीजीटी वाले आज शाम को देंगे, कल जो पेपर देंगे, और फिर आप जो बताओगे कि सर हमारी रीजनिंग का पार्ट जो है, आईसीटी का पार्ट जो है, जो यहां पर टारगेट अभी टीम ने जो तैयारी कराई है, उसका बहुत फायदा मिला, तो हमें ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि सारा कंटेंट सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क था। आप सब जानते हैं 4 महीनों से आप ही के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी टीम, हमारी इंटायर टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही थी, तो उसी का परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। समीर वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, समीर 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है ना, तो ये 5 मीटर चला रहा है, इसको किधर, पूर्व की ओर, तो चल गया पूर्व की ओर, कितना, 5 मीटर। क्लियर है, पूर्व इधर ही होता है, ठीक है। तो समीर पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं, ये 5 मीटर पूर्व की ओर चल गया, यहां इसका मुंह है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मतलब राइट साइड में, टूवर्ड्स, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 10 मीटर मोर, तो 10 मीटर चलता है ऐसे। दक्षिण में इसका मुंह आ गया, चलते। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और लगभग 10 मीटर चलता है, वापस से दाएं मुड़ेगा, डायरेक्शन किधर है, साउथ, वापस दाएं मुड़ेगा, दायां हाथ इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 10 मीटर। 10 मीटर चलता है भाई, तो 10 मीटर लगभग इसका डबल कर लेते हैं, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर वह विपरीत दिशा में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है ना। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट अगेन वॉक 10 मीटर अराउंड, देन ही टेक्स अपोजिट टर्न, मतलब यूं जा रहा है, यूं जाते जाते उसने टर्न अपोजिट कर लिया, यहां से इधर मुड़ गया, देन ही टेक्स अपोजिट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर। अब वह ये विपरीत दिशा में मुड़ता है, मतलब उधर जाते जाते इधर मुड़ गया और 5 मीटर चलता है, यहां पर चलता है 5 मीटर, यहां तक, है ना, 5 मीटर ये। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, अरे भाई ये मुड़ के इधर आ गया, तो मुंह तो इधर ही है ना, और कहां गया, पहले यूं गया,
यूं गया फिर यूं आया, वापस यूं जाने लगा, तो मुंह तो उधर ही है ना, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, ये दिशा कौन सी है, ईस्ट है। आंसर इज ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। ठीक है, तो आप सभी ईस्ट कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, अभी तक का आपका रुझान क्या कह रहा है? अभी तक जिनका पेपर हो गया है वो भी, जिनका पेपर बाकी है वो भी, देखकर आप बताओ क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है पेपर आपको। चलिए, आ चुका है प्रश्न, आ चुका है प्रश्न, डेटा सफिशिएंसी। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न नहीं पूछा है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया गया है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आया, सब कुछ आया है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। यह भी आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया था। प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया जिसके पश्चात दो कथन दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड, प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए। निर्णय कीजिए कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या कह रहा है, एफ और ई की आयु का अंतर क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, एफ और ई की आयु का अंतर क्या है। एफ और ई की आयु का अंतर मतलब अपने को एफ माइनस ई निकालना है, यानी एफ और ई की आयु का अंतर अगर पता चल जाता है, अच्छा प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है ना। अभी तो आपको इजी लगेगा कहूंगा, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना है, क्योंकि अच्छे स्तर का प्रश्न है। तो एफ और ई आयु का अंतर बताना है, मैथमेटिकल टाइप का है। पहला कथन क्या कहता है, देखिए पहला कथन कह रहा है ई टी से 10 साल छोटा है, ई टी से 10 साल छोटा है, इसका मतलब ई जो है वो टी माइनस 10 है, ई जो है वो टी माइनस 10 है। यहां से एक बात अगर कहूं तो टी जो है वो ई से 10 साल बड़ा है। क्या एक ही बात है, एक ही बात है क्या? 10 को उधर भेज दूंगा, 10 को इधर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे एफ माइनस ई निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट में एफ का जिक्र ही नहीं है, तो कथन फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं होगा, कथन अकेला फर्स्ट तो आंसर दे नहीं सकता है, क्योंकि एफ ई और टी की बात करी, एफ का कहीं गुणगान भी नहीं गाया इसने। तो उसने कहा कि ई टी से 10 साल छोटा है, तो ई बराबर टी माइनस 10, तो 10 को उधर भेज दूंगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ई प्लस 10। स्टेटमेंट 1 से ई और टी में संबंध दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टी एफ से 5 साल बड़ा है, टी एफ से 5 साल बड़ा है। तो यहां पर सेकंड कथन कह रहा है, ये फर्स्ट कथन है, ये सेकंड कथन है, क्या टी जो है वो एफ से 5 साल बड़ा है, टी जो है वो एफ से 5 साल बड़ा है, तो टी की जगह में एफ प्लस 5 कर सकता हूं। तो स्टेटमेंट सेकंड अकेला आंसर नहीं दे सकता, स्टेटमेंट सेकंड अकेला आंसर नहीं दे सकता। अब देखो यहां पर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ दूं, तो यहां पर इस टी की जगह, इस टी की जगह अगर मैं एफ प्लस 5 रख दूं, टी की जगह में रख दूं एफ प्लस 5 बराबर ई प्लस 10, मैं ई को इधर ले जाऊं तो एफ ई प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 10, और ये 5 जाके माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से 5 गए, तो एफ ई और ई का अंतर जो है वो 5 साल आ रहा है। एफ और ई का अंतर 5 साल आ रहा है, एफ और ई का अंतर 5 साल यहां पर आ रहा है। तो मतलब अब पहले 15 आ रहा हो आपके, उससे छोड़ो, 15 आए 5 आए डजंट मैटर, गणित का प्रश्न नहीं है। अपना मेन मुद्दा ये है, क्या दोनों मिलाकर आंसर आ रहे हैं, क्या डेफिनेटली दोनों मिलाकर आंसर आ रहे हैं, दोनों मिलाकर आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आएगा क्या, देखो उत्तर कौन सा आएगा, ये प्रश्न संख्या उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है ना। बताओ, लेके शबाना खान करे सर आपने इस प्रकार का प्रश्न कराया था, कल ही कराया था, याद है, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का जो योगफल 65 है, ऐसा कुछ प्रश्न है। या कल मयूर और कार्तिक वाला प्रश्न कराया था, मुझे इवन नाम भी याद है, करेक्टर क्या थे उस प्रश्न में। ठीक है, तो आंसर इस क्या, देखो पहला कह रहा है क्या, पहला कह रहा है क्या कि ई टी से 10 साल छोटा है, ई टी से 10 साल छोटा है, इसका मतलब टी ई से 10 साल बड़ा है, पहले स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टी एफ से 5 साल बड़ा है, ये रहा, तो t बराबर ई प्लस 10 आ गया। समीकरण में मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया, t की जगह f, ये t की जगह f प्लस 5 रख दिया, तो t की जगह f प्लस 5 रखा, इधर e प्लस 10, e को इधर ले आया तो प्लस का हो गया माइनस, 10 प्लस का था 5 उधर गया माइनस, 10 में से 5 गए 5, तो f माइनस e 5, तो आंसर आया 5। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आप कह रहे सर हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 14 था, अंतिम प्रश्न आने वाला है आप सभी का, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो पेपर में पूछा गया था। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। और ये प्रश्न जब मैंने क्रैश कोर्स शुरू किया था, और तब मैंने कहा था कि इस प्रकार के नए प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अंत में जो एमएम वाले प्रश्न कराए थे, एम वाले, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला था और ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं कैसे करेंगे। देखो आप सभी जानते हैं करना वैसे, लेकिन फिर भी एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं। इट इज ए सी, सी ए,
सी ए, बी सी, ए सी और ये। और मैंने आपसे कहा भी था, है ना, ठीक है। आपका प्रियंका जोशी कह रहे मेरा फेवरेट, ललिता कह रहे यस सर, ये क्वेश्चन तो आपने करा था। और मैंने कहा था मिसिंग सीरीज आ चुकी है, सीरीज एंड सीक्वेंस के अंदर नंबर सीरीज, लेटर नंबर मिक्स सीरीज और एंड मिक्स सीरीज क्रैश कोर्स में नंबर 1 जो पहला वीडियो था उसमें आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने का समय नहीं है। इसको करते हैं कैसे करते हैं, मैंने कहा टोटल गिन लेते हैं। क्या कहते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। सबसे पॉसिबल ब्रेकअप जो बनेगा 4 4 का, 4 4 का बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखो क्या मिसिंग है और क्या है, तो सी बी और लास्ट में ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, सीरीज बैठ जाएगी। पहले में सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा सी। मैं अलग कलर से भर देता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, फिर तीसरे को बढ़ते हैं, सी बी, सी यहां पर क्या नहीं है, बी नहीं है, यहां पर वापस सी बी, यहां पर सी, तो यहां पर भी क्या आएगा सी, तो सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, तो क्या क्या भरा अपन ने, सी भरा, बी भरा, सी भरा, बी भरा, सी भरा, तो सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए इज द फाइनल। तो यहां पर सी बी सी बी सी, तो आंसर है सी बी सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपको ये पेपर कैसा लगा? ये 15 क्वेश्चन आपको देखकर कैसे लगे हैं? फटाफट से आप कमेंट करेंगे, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। फिर से आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट शाम को, जिसमें हम वापस पेपर का एनालिसिस कर लेके आएंगे और आप देखेंगे उसमें भी कि ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, है ना, बाय बाय।